लल्लनपुर के लाल मैदान के बगल में एक लाल मकान था, जहाँ एक बुढ़िया का भूत रहता था। कई लोगों ने इस बुढ़िया के भूत को देखा था, इसीलिए लल्लनपुर वाले लोग इस लाल मकान के आस-पास भी नहीं भटकते थे। किशोर अपने परिवार के साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने गांव आया था। अरे छोटे, कॉल कर देता, मैं तुझे लेने स्टेशन आ जाता। प्रणाम काका, खुश रहो खुश रहो। मुक्ता, मुक्ता, देखो किशोर आया है। किशोर और उसकी पत्नी ने भी श्रवण को प्रणाम किया। नंदन की आवाज सुनकर मदन भी दौड़ता हुआ आया और दोनों आपस में बातें करने लगे। अब इन दोनों का शुरू हो गया। सब हंस पड़े और मदन नंदन को अपने साथ अपनी छत पर ले गया। पूरा परिवार एक साथ बहुत खुश था। औरतें पकवान बनाती और सब हंसी खुशी के साथ खाया करते थे। एक शाम को नंदन और मदन मुक्ता के पास आए। भूख लगी है क्या? नहीं माँ, नंदन को आप लाल मकान की कहानी सुनाओ ना। वो बोलता है भूत वूत नहीं होते। ऐसा क्या? नंदन शहर में रहा है, उसे भूतों में कैसे यकीन होगा? क्या काकी, आप भी भूत वूत को मानती हैं? मैंने देखा है, इसीलिए मानती हूँ। सच में? हाँ। कैसे दिखते हैं भूत, बताइए ना। मैं लगभग तुम दोनों की ही उम्र की थी जब लाल मैदान के पास अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी। मैं और मेरी सहेली पायल लाल मकान के पास के पेड़ के आम तोड़ रहे थे अपनी गुलेलों से। टूटा टूटा, अरे छी, वो आम तो लाल मकान के अंदर गिरा है। तो क्या? रुक, मैं लाती हूँ। अरे रुक, अंदर मत जाना। अरे रुको। पायल ने मेरी बात नहीं मानी। वो लाल मकान की दीवार फांदकर भीतर चली गई। मैंने उसका बहुत इंतजार किया, पर वो नहीं आई। तब मैं उसके पापा को बुला लाई। पायल अंदर बेहोश थी। उसे उसके घर ले गए। उसकी तबीयत बहुत खराब थी। कुछ दिनों बाद उसके पापा उसे शहर इलाज के लिए ले गए। फिर खबर आई कि वो नहीं रही। सुना, मैंने कहा ना भूत होते हैं। पर क्या हुआ होगा उसके साथ लाल मकान में? वो तो कोई नहीं जानता, पर कोई भी लाल मकान में नहीं जाता। तुम भी मत जाना। उस दिन नंदन लाल मकान के बारे में ही सोच रहा था। वो अपनी माँ के पास गया। मम्मी, सच में भूत होते हैं क्या? मैंने तो कभी नहीं देखा है और मुझे लगता है कि नहीं होते हैं। लोग सिर्फ कहानी बनाने के लिए ऐसे भूत भूत बोलते हैं। मुझे भी यही लगता है मम्मी। अगले दिन मदन और नंदन लाल मैदान में क्रिकेट खेलने जाने वाले थे। चल जाते हैं। अभी नहीं, बाहर देख कितनी धूप है, थोड़ी धूप ढलने दे फिर जाते हैं। दोनों ने शाम होने का इंतजार किया और फिर दोनों बैट और बॉल लेकर घर से निकल गए। नंदन बैटिंग कर रहा था और मदन बॉलिंग। नंदन से बॉल मिस हो गई और मदन हंसने लगा। अगली बॉल सीधा 6 मारूंगा। हाँ हाँ, देखते हैं। मदन ने बॉल फेंकी और नंदन ने बैट को फुर्ती से घुमाया और बॉल बहुत दूर मार दी। देखा, 6 मारा ना? क्या देखूं, बॉल सीधा लाल मकान में गई है। अब हम क्या खेलेंगे? क्या खेलेंगे मतलब? जाओ बॉल लेके आओ। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगा लाल मकान में। तुझे जाना है तो तू ही जा। डरपोक कहीं का। रुक, मैं जाता हूँ, तू बाहर खड़ा रहे। नंदन और मदन लाल मकान के नजदीक खड़े थे। अंदर जाना ठीक नहीं है, माँ ने बोला था। और मेरी माँ ने बोला कि भूत वूत कुछ नहीं होते। तू रुक, मैं अभी तेरी गलतफहमी दूर करता हूँ। बॉल लेके आता हूँ। नंदन लाल मकान के गार्डन में अपनी बॉल ढूंढने लगा। आखिर ये बॉल गई कहाँ? नंदन को महसूस हुआ
कि कुछ अजीब चीज शुरू हो गई है। अचानक हवा का रुख बदल गया और एक अजीब सी शांति थी। तभी नंदन का ध्यान गार्डन में रखी एक आराम कुर्सी पे गया। नंदन ने उसे देखा तो वो खाली थी। नंदन वापस अपना बॉल पौधों के बीच में ढूंढने लगा। गिरा तो यहीं कहीं होना चाहिए, पर मिल क्यों नहीं रहा? नंदन को एक आहट सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा तो उस आराम कुर्सी पे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। नंदन डर गया। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। उस बुढ़िया औरत ने अपना हाथ खोला तो उसके हाथ में नंदन की बॉल थी। शायद इसे ढूंढ रहे हो? हाँ। तो आओ ले लो। नंदन डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो बुढ़िया की ओर बढ़ गया। अचानक से तेज आंधी चलने लगी और सब कुछ उड़ने लगा। नंदन वो बॉल लेने ही वाला था कि वो बुढ़िया बोल पड़ी, बॉल तो मैं तुम्हें दे दूंगी, पर तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना होगा। ये सुनकर नंदन ने बॉल छोड़ दिया और वो वापस दीवार की ओर भाग पड़ा। वो दीवार चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा था। इतने सालों से मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ। तुम मेरे पोते की तरह हो, मेरे साथ यहीं रहो ना। नंदन दीवार चढ़ने की कोशिश करता रहा। तभी उसे अपने पापा और चाचा की आवाजें सुनाई दी। नंदन, नंदन! और बस नंदन वहीं बेहोश हो गया। जब श्रवण और किशोर लाल मकान पहुंचे तो उन्हें नंदन बेहोश मिला। नंदन को वो लोग घर ले गए, डॉक्टर से इलाज भी करवाया, पर 7 दिनों तक नंदन को होश नहीं आ रहा था। तब मुक्ता ने एक गुरु को बुलाया। इसने उस बुढ़िया के भूत को देखा है। वो बुढ़िया चाहती है ये उसके साथ रहे। अगर इससे बचना है तो उस बुढ़िया की आत्मा को मुक्ति दिलवानी होगी और ये जल्द ही करना पड़ेगा। श्रवण और किशोर ने बुढ़िया की आत्मा की शांति की पूजा की और यहाँ नंदन को होश आ गया। सभी लोगों ने राहत की सांस ली। नंदन जिंदगी भर वो हादसा भूल नहीं पाएगा। अब भी उस बुढ़िया का सोचकर नंदन सहम जाता है। पापा, अब मैं 12th क्लास में आ गई हूँ। मुझे पता है शालू बेटा। मुझे लगा आपको शायद ध्यान भी ना हो। आप घर पर वैसे भी बहुत कम रहते हो। मुझे अपनी कोचिंग लगवानी है। इतनी सी बात? अरे मनोहर शर्मा मेरे दोस्त हैं, शहर के सबसे रईस आदमी हैं। उनके अंडर में नताशा कोचिंग सेंटर चलता है। मैं वहीं तुम्हारी बात करके आता हूँ। शालू के पापा नताशा कोचिंग सेंटर जाते हैं। रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन शालू के पापा घर नहीं लौटते। तेरे पापा कहाँ रह गए? जरा फोन तो कर। शालू फोन लगाती है। पापा फोन नहीं उठा रहे। शालू और शालू की मम्मी नताशा कोचिंग सेंटर पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि क्लासरूम में शालू के पापा की लाश पंखे से लटकी हुई है। शालू चिल्ला पड़ती है, शालू के पापा को किसने मारा? क्या है नताशा कोचिंग सेंटर का राज? आइए सुनते हैं कहानी भूतिया कोचिंग सेंटर। रमेश का परिवार उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रहता था। रमेश एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। पापा, आज ड्यूटी से लौट कर आइएगा तो मोमोज लेते आइएगा। ठीक है बेटा। रमेश ड्यूटी से लौटकर आता है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो?
स्कूल बंद हो रहा है, मेरी नौकरी चली गई। पापा, आप एक कोचिंग सेंटर खोल लो। आपको मैथ्स बनानी आती है और कोचिंग सेंटर में अच्छी कमाई भी है। मेरे कोचिंग वाले सर को देख लो, महीने में लाखों की इनकम है। रमेश एक प्लॉट खरीदकर वहां अपना कोचिंग सेंटर बनवाता है और उसका नाम रखता है नताशा कोचिंग सेंटर। रमेश बहुत मेहनत और लगन से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, इसीलिए कुछ ही दिनों में उसका कोचिंग सेंटर अच्छा चलने लगा। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मनोहर शर्मा की नताशा कोचिंग सेंटर पर नजर पड़ गई। अगर ये कोचिंग सेंटर अपना हो जाए तो बहुत प्रॉफिट होगा। एक दिन मनोहर रमेश के घर पहुंचता है। नताशा कोचिंग सेंटर तुम्हारा ही है? हाँ जी, बताइए। मैं मनोहर शर्मा हूं, मेरा नाम तो सुना ही होगा। मैं चाहता हूं तुम अपना कोचिंग सेंटर मुझे बेच दो। मैं इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स भी रख दूंगा। मैथ्स तुम ही पढ़ाओगे। बस कोचिंग सेंटर मेरे अंडर में चलेगा। नहीं, मैं अपना कोचिंग नहीं बेचूंगा। पूरे शहर में कोई मुझे ना नहीं कह सकता। जिस चीज पर मेरा दिल आ जाए मैं उसे खरीद कर ही रहता हूं। मैंने आपसे कह दिया ना, नहीं बेचना है। ठीक है। मनोहर रात में कुछ गुंडे रमेश के घर भेज देता है और रमेश के पूरे परिवार को मरवा देता है। मनोहर नताशा कोचिंग सेंटर में अपने टीचर रखवा देता है और कोचिंग सेंटर उसके अंडर में चलती रहती है। 2 साल बाद, चलो बच्चों, अब छुट्टी। अब हम दिवाली की छुट्टियों के बाद मिलेंगे। सारे स्टूडेंट्स चले जाते हैं और टीचर बोर्ड साफ करने लगता है। टीचर को 3 लोग बेंच पर बैठे दिखाई देते हैं। ये तीनों रमेश, रमेश की पत्नी और रमेश की बेटी के भूत थे। उनके चेहरे डरावने थे। अरे तुम लोग कौन हो? जाओ यहाँ से। तीनों आत्माएं टीचर का गला घोंटकर उसे मार देती हैं। अगले दिन मनोहर शर्मा कोचिंग पहुंचता है। सीसीटीवी चेक करो। मनोहर देखता है कि रमेश के पूरे परिवार का भूत टीचर को मार रहा है। अरे नहीं, ये तो वही तीनों लोग हैं। लगता है इनकी आत्मा भटक रही है। अगर ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गई तो पुलिस रमेश के परिवार की हत्या की भी जांच करेगी और मुझ पर शक करेगी, इसलिए पुलिस स्टेशन जाना बेकार है। मनोहर घबरा जाता है। वो तुरंत अपने घर पहुंचकर पूरे घर में बॉडीगार्ड तैनात करवा देता है और एक तांत्रिक को बुलाकर पूजा पाठ करवाता है। वो तीनों आत्माएं मेरे पास तो नहीं आएंगी बाबा जी? नहीं, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। मनोहर रात में बिस्तर पर सो रहा है। अचानक उसकी आंख खुलती है तो रमेश का परिवार भयानक शक्लों में उसके सामने था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हमारा हंसता खेलता परिवार तूने अपने लालच के चक्कर में बर्बाद कर दिया। मनोहर अपने कमरे से बाहर भागता है और अपनी कार स्टार्ट करता है। वो कार से तांत्रिक के घर की ओर भागता है। तीनों आत्माएं उसकी कार में आ जाती हैं। अब तू हमसे बचकर कहीं नहीं भाग पाएगा। मनोहर डर के मारे कार नहीं संभाल पाता और उसकी कार खाई में गिर जाती है। मनोहर मर जाता है। आज भी नताशा कोचिंग सेंटर में रमेश की आत्मा भटकती है और लोग वहां जाने से डरते हैं।